SBN क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन समझने से पहले हम समझते हैं प्रकाश होता क्या है। तो प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। किसी वस्तु पर प्रकाश जब पड़ता है तो उससे रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में पड़ता है, जिसके द्वारा हम उस वस्तु को देख पाते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों में बन पाता है। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा भी है और प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के कुछ गुण होते हैं, जैसे प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में चलता है, कभी भी यह जिग-जैग मोशन नहीं करता है, बल्कि स्ट्रेट मोशन करता है, सीधी रेखा में चलता है। और दूसरा जो गुण होता है वो होता है कि प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मीटर प्रति सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 के आगे 8 शून्य लगा लीजिए, उतना मीटर प्रति सेकेंड। अब ये जो चाल है ये निर्वात में है। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रकाश के परावर्तन को समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या। हम जानते हैं कि किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश चलती है तो सीधी रेखा में चलती है, और जब उसके रास्ते में कोई वस्तु आ जाती है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा वह पुनः वापस लौट आता है। अब कितनी मात्रा में वापस लौटेगा वो इस तल के गुण के आधार पर होता है कि कितनी चमकदार सतह यह है, कितनी चिकनी और चमकदार सतह है। यानी जो ये तल है इसको हम परावर्तक तल के नाम से जानते हैं। परावर्तक तल, ये परावर्तक तल जो है वो कितना चमकदार है, कितना प्लेन है, इससे हमारा पता चलेगा कि यह कितनी मात्रा में प्रकाश कितनी मात्रा में वापस लौटेगा। तो अगर मान लिया परावर्तक तल हमारा चमकदार है, तब प्रकाश का मैक्सिमम हिस्सा जो है वह वापस लौट आता है। इस घटना को ही हम परावर्तन कहते हैं। फिर से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जब किसी परावर्तक तल से टकराता है तो उसका अधिकांश हिस्सा वापस लौट आता है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो हमारे आने वाली किरण है उसको हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। आपतित किरण, आने वाली किरण को हम आपतित किरण के नाम से जानते हैं। और जो परावर्तन के पश्चात किरण निकलती है उसे हम परावर्तित किरण के नाम से जानते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण। अब इन किरणों के मध्य में एक काल्पनिक रेखा खींच दी जाए जो परावर्तक तल पर लंब हो, तो इसे हम अभिलंब कहते हैं। अर्थात परावर्तक तल पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है। अब यहां हम समझ गए कि प्रकाश किरण आ रही है, परावर्तक तल से टकरा रही है और पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जा रही है। इसे आपतित किरण, वापस लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण, और जो हमने काल्पनिक रेखा खींची है उसे अभिलंब कहते हैं। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं।
पहला नियम होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या एक ही तल पर स्थित होते हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही तल पर स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। आप देख भी रहे हैं कि तीनों एक ही तल पर स्थित है। दूसरा जो नियम होता है वो होता है कि जब जो हमारी आपतित किरण है वो अभिलंब के साथ जो कोण बना रही है उसे आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण। और जो परावर्तित किरण है अभिलंब के साथ कोण बना रही है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन का दूसरा नियम है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। आपतन को इंग्लिश में बोलते हैं इंसिडेंट, इसीलिए इसको आई से डिनोट किया जाता है, और परावर्तन को रिफ्लेक्शन बोलते हैं, इसलिए इसको आर से डिनोट कर सकते हैं, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। तो ये दो परावर्तन के नियम हो गए। अब हम देखते हैं कि अब परावर्तन में हमने एक चीज बताया कि जो हमारा परावर्तक तल है वो चिकनी और चमकदार सतह होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो वस्तु है वो है दर्पण। तो दर्पण के बारे में समझ लेते हैं कि दर्पण होता क्या है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उत्तल और एक होता है अवतल दर्पण। समतल दर्पण जिसकी सतह बिल्कुल समतल हो, ऐसा दर्पण जो समतल सतह वाला हो, और गोलीय दर्पण जिसकी सतह गोलीय आकृति में हो, कर्व्ड हो, उसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात कि समतल दर्पण जो है वो समतल शीशे के पीछे कलई के द्वारा बना दिया जाता है। ये कलई किन चीजों की होती है भी जान लीजिए। सबसे पहले एल्युमिनियम या सिल्वर या मरकरी, इन सब का एक कोट लगा दिया जाता है, और उस पर किसी प्रकार का खरोच या निशान ना पड़े उसके लिए बाहर से रेड ऑक्साइड का लेप लगा दिया जाता है, और इससे हमारा दर्पण बनके तैयार हो जाता है। यानी जो पारदर्शी शीशा है उस पर सबसे पहले या तो एल्युमिनियम या तो सिल्वर या तो मरकरी का लेप लगाया जाएगा, बाद में रेड ऑक्साइड लगा दिया जाएगा, इससे हमारा बन जाता है शीशा। और यही काम जब किसी गोलीय शीशे में किया जाता है। अब गोलीय शीशे का अब जानते हैं, जब गोला है ये, तो इसके जो ये पूरा कर्व्ड होगा, अब कर्व्ड होगा तो अब यहां से हमने काट लिया, तो जो ये पार्ट निकला ये इसके किसी एक तरफ, चाहे उभरे हुए हिस्से में चाहे अंदर धसे हुए हिस्से में जब हम कलई कर देते हैं तो वो उत्तल अथवा अवतल दर्पण तैयार हो जाता है। जैसे हमने ये गोलीय दर्पण का हिस्सा काट लिया और हमने अंदर की तरफ कलई कर दिया, जो
दबा हुआ तल है उसकी तरफ। तो ये हमारा अवतल दर्पण तैयार हो गया। और जब हमने बाहर की तरफ कलई कर दिया, सॉरी, ये उत्तल दर्पण तैयार हो गया। और जब बाहर की तरफ, तो ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इस गोले के हिस्से को हमने काटा और जब दबे हुए तल को कलई किया तो हमारा उत्तल दर्पण बन गया, और जब बाहर उभरे हुए तल को कलई किया तो हमारा अवतल दर्पण बन गया। ये 3 प्रकार के दर्पण हमारे सामने हैं, एक समतल दर्पण, एक उत्तल, एक अवतल दर्पण। अब इन सभी दर्पणों से जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा उसके गुण भी अलग अलग होंगे। जैसे समतल दर्पण है तो समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर ही प्रतिबिंब बनाता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा उसमें प्रतिबिंब। और किसी भी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम वस्तु के हाइट की आधी हाइट की वो शीशा होना चाहिए। यानी वस्तु अगर 10 सेंटीमीटर का है तो कम से कम 5 सेंटीमीटर का शीशा रहेगा, तब जाके हम समतल दर्पण में उस वस्तु की पूरी प्रतिबिंब देख सकेंगे। उत्तल और अवतल दर्पण में क्या होता है ये हम अब समझते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं प्रतिबिंब, क्योंकि दर्पणों से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब होता क्या है? मैंने पहले ही बताया है कि जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु में पड़ती है तो उससे लौटकर हमारी आंखों में पड़ती है, और जिससे हमें वो वस्तु दिखाई देता है। वो वस्तु दिखाई इसलिए देता है कि उसका प्रतिबिंब हमारे आंखों के रेटिना पर जाकर बनता है। यहां प्रतिबिंब को परिभाषित करने के लिए हम कह सकते हैं कि जब किसी वस्तु से प्रकाश चलकर दर्पण से टकराती है और परावर्तित होने के पश्चात पुनः किसी बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा किसी बिंदु से जाती हुई आती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। यानी कि जब किसी वस्तु से प्रकाश चला, दर्पण से टकराया और टकराने के पश्चात कहीं दूसरे बिंदु पर जाकर आपस में कहीं मिला, तो उस बिंदु को पहले बिंदु का हम प्रतिबिंब कहते हैं। अभी डिटेल में आगे हम समझ लेंगे इसको। देखिए, हम समझ लेते हैं कि गोलीय दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, उनको भी जान लेना जरूरी है। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा अवतल दर्पण। ये जो लाइन है ये हमारा मुख्य अक्ष है। वस्तु समय हमेशा मुख्य अक्ष पर ही स्थित होती है। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष दर्पण के जिस बिंदु से होकर जाती है उसे ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा ध्रुव पोल। और ये चूंकि गोलीय दर्पण है तो किसी गोले का ही भाग होगा, तो जिस गोले का भाग है उसका जो केंद्र है वही इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र कहलाएगा। इस दर्पण का भी वक्रता केंद्र, और ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु है वही हमारा फोकस बिंदु कहलाएगा। 3 चीज हमने क्लियर किया। ये हमारा मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष दर्पण के जिस पॉइंट से होकर जाता है उसे ध्रुव बोलते हैं।
गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र ही दर्पण का वक्रता केंद्र होता है, और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है वो हमारा फोकस बिंदु होता है। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव से फोकस बिंदु तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण का जितना भाग परावर्तक तल है वो दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे हम M1 M2 से डिनोट करते हैं। हर चीज का अपना एक इंग्लिश अल्फाबेट है डिनोट करने के लिए। जैसे ध्रुव को P से, फोकस दूरी को F से, सेंटर को, वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है। मिरर माने दर्पण होता है, इसलिए दर्पण के द्वारक को M1 और M2 से डिनोट करते। अब हम गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब बनता कैसे है इसको देखते हैं। जैसे हमारा ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। इस पॉइंट को हम ध्रुव बोलते हैं। P फॉर पोल, पोल का मतलब ध्रुव। और इस दर्पण की फोकस दूरी और ये वक्रता केंद्र, इस दर्पण की फोकस दूरी और ये वक्रता केंद्र। ठीक है, तो पहला नियम है प्रतिबिंब बनने का कि जब किसी, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये जो हमारा लाइन है ये है हमारा मुख्य अक्ष। यानी जब किसी वस्तु से प्रकाश चलती है और मुख्य अक्ष के समांतर चलकर दर्पण से टकराती है तो या तो वो फोकस से होकर जाएगी या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। पहला नियम है कि जब वस्तु से चलने वाली किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती हुई दर्पण से टकराती है तो या तो फोकस से होकर निकल जाती है या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी इधर से चला और निकल गया यहां से, इधर से चला और निकल गया यहां से। पहला नियम। दूसरा नियम है कि जब प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाती है तब दर्पण से टकराने के बाद यह मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। इसका उल्टा, यानी अगर कोई किरण फोकस की तरफ आ रही है तो वह दर्पण से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो लेती है। ऐसा लगेगा कि ये फोकस की तरफ आ रही है, मतलब कि इसका उल्टा। इसमें क्या है, जब कोई किरण फोकस से होकर जाती है और दर्पण से टकराती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, अथवा जब कोई किरण फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है तो वह दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा जो नियम है वो ये है कि यदि कोई किरण प्रकाश वक्रता केंद्र से होकर आती है
तो यह बिना विचलित हुए पुनः उसी मार्ग पर वापस लौट आती है, जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग पर वापस लौट आती है। यहाँ भी सेम, जब कोई किरण वक्रता केंद्र की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो वह पुनः उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। ये 3 नियम हैं गोलीय दर्पणों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के। पहला नियम, जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो या तो वो फोकस से होकर निकलेगी या तो फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। दूसरा, जब कोई किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है अथवा फोकस बिंदु की ओर आती हुई प्रतीत होती है तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा नियम, जब कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है अथवा वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होती है तो वह पुनः उसी मार्ग पर वापस हो जाती है। ये 3 नियम हैं गोलीय दर्पण के द्वारा दर्पण प्रतिबिंब बनाने। अभी इस चैप्टर में और भी बहुत सारी चीजें बाकी हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे। धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।